हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिग्नलिंग। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा अगला लेसन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन या फिर मानव जनन। मानव जनन का जो टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र, उसकी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और यदि आपने जो हमारा पहला लेसन है उसकी वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। और हम नीट के लिए जो टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो ला रहे हैं। और यदि आप बायोलॉजी के लिए किसी भी कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आप यदि किसी बायोलॉजी के कोर्स के बारे में किसी टॉपिक पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज का हमारा जो लेसन है वो है तीसरा लेसन है, जिसका कि नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन या फिर मानव जनन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और मानव जनन में हम बात करने वाले हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन की स्टेप्स की हम बात करने वाले हैं। तो रिप्रोडक्शन की जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को हम समझेंगे। जैसा कि आप देख पाएंगे, स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि कौन कौन सी स्टेप या चरण है रिप्रोडक्शन में जो आते हैं। इन स्टेप्स के आधार पर या इन्हीं स्टेप्स पर हमारा पूरा लेसन होने वाला है। तो पहली स्टेप्स है हमारी गैमिटोजेनेसिस या गैमिट फॉर्मेशन, जिसको स्पर्म फॉर्मेशन होता है या ओवम फॉर्मेशन। मेल की हम बात करेंगे तो मेल में स्पर्म फॉर्मेशन और फीमेल की ओवम फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम फॉर्मेशन की प्रक्रिया कहलाती है oogenesis। तो इसकी हम यहाँ पर बात करेंगे बाद में। फिर इसके बाद आती है जो अगली स्टेप आती है हमारी, वो आती है ट्रांसफ़र मेल गैमेट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव पाथ या वेजाइना। इसको हम बोलेंगे इंसेमिनेशन, यानी कि जो मेल गैमेट है उस मेल गैमेट का फीमेल की वेजाइना तक या रिप्रोडक्टिव पाथ तक ट्रांसफ़र क्या कहलाएगा, इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन की प्रोसेस होगी स्पर्म का वेजाइना तक ट्रांसफ़र। उसके बाद इंसेमिनेशन के बाद अगली प्रोसेस आती है हमारी, जिस अगली प्रोसेस का नाम हमारा वो है, अगली प्रोसेस हमारी फ्यूज़न स्पर्म ऑफ ओवम, या जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन भी इसको बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो अगली स्टेप्स आती है हमारी, अगली स्टेप्स होती है इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन या हम कह सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। इसकी बात हम आगे डिटेल में हम करने वाले हैं इस लेसन में, इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारी स्टेप्स आती हैं इंसेमिनेशन के बाद, इंसेमिनेशन के बाद आती है फर्टिलाइजेशन के बाद आती है इम्प्लांटेशन के बाद आती है गर्भकाल। और गर्भकाल के बाद लास्ट स्टेप आती है हमारी पार्चुरेशन। गर्भकाल या गेस्टेशन, जिसमें मतलब जो भ्रूण होता है उसको डेवलपिंग में जो समय लगता है 9 मंथ का जो टाइमिंग ड्यूरेशन होती है, उसको हम गर्भकाल या गेस्टेशन कहते हैं। ये गेस्टुलेशन नहीं होता है, ये होता है गेस्टेशन। क्या होता है ये? गेस्टेशन। गेस्टेशन, तो गेस्टेशन इसको हम बोलते हैं। इस प्रकार से ये जो स्टेप्स थी, इन्हीं स्टेप्स पर हमारा पूरा लेसन होने वाला है। बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या फिर नर जनन तंत्र की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, 1 2 3 4। तो पहला भाग हमारा हो जाएगा पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस से एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। दूसरा हो जाएगा एक्सेसरी डक्ट या सहायक नलिकाएँ। फिर हो जाएगा जनन ग्रंथियाँ, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। और फिर हो जाएगा वही जननांग या एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वहीं यदि हम बात करें पेयर ऑफ टेस्टिस की, वृषण की, तो वृषण क्या है? वृषण कोश में बंद रहते हैं। और मानव में ये क्या होता है? मानव में बाह्य उदरीय, यानी ये क्या होते हैं? उदर के बाहर होते हैं। कब आते हैं उदर के बाहर? गर्भकाल के 7वें माह में वृषण कोष में से आ जाते हैं, वृषण कोष से बाहर आ जाते हैं गर्भकाल के 7वें माह में। और वहीं यदि हम बात करें जो वृषण कोष होता है, वृषण कोश में आ जाते हैं। ये क्या होते हैं? गर्भकाल के 7वें माह में वृषण कोश में आ जाते हैं। तो इसलिए यदि हम बात करें ये जो वृषण कोश होता है, वृषण कोश के टेम्परेचर की बात करें तो वृषण कोश का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है, क्योंकि इस पर शुक्राणु फॉर्मेशन या स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो पाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं इधर कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक है जो टेम्परेचर होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, यानी हमारे शरीर का 37 होता है। 37 से 2 से 2.5 यदि कम करें तो इसका लगभग हो जाएगा हमारा 34.5 जो सेल्सियस टेम्परेचर होता है वो होता है हमारे वृषण कोश का, जिससे क्या होता है? शुक्राणु फॉर्मेशन आसानी से हो पाता है, शुक्राणु फॉर्मेशन की प्रक्रिया हो पाती है। वहीं यदि हम बात करें वृषण कोश में किस किस के जो टेस्टिस होते हैं, वो व्हेल, हाथी, डॉल्फिन और इन सभी के जो होते हैं क्या होते हैं? वो उदरीय गुहा में ही होते हैं। किस में होते हैं? उदरीय गुहा में ही रहते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें, आगे देखते हैं। आगे हमारा मसल्स ऑफ स्क्रोटम की मसल्स की यदि हम बात करें, ये 2 मसल्स से बना होता है। एक होता है डायटास और फिर हमारा होता है इसमें
आगे देखते हैं। तो टेस्टिस या वृषण की यदि हम बात करें तो इनका जो साइज़ होता है 4 से 5 सेमी होता है। विड्थ यानी चौड़ाई होती है 2 से 3 सेमी। वृषण में यदि हम बात करें 250 वृषण पालिकाएँ या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाई जाती हैं। वृषण में 250 पालिकाएँ टेस्टिकुलर लोब्यूल पाई जाती हैं। और ये इनमें क्या होता है, प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 कुंडलित या अति कुंडलित शुक्र जनक नलिका या सेमनीफेरस टिब्यूल्स होती है। और वो जो सेमनीफेरस टिब्यूल होती हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल्स की यदि हम बात करें, सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर क्या पाया जाता है, सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स होती हैं। मेल जर्म सेल्स या फिर हम कह सकते हैं नर जनन कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया। ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है, स्पर्म फॉर्मेशन करती है। यहाँ आप देख पाएंगे ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इससे स्पर्म फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। वहीं सेमनीफेरस टिब्यूल्स के बाहर की यदि हम बात करें, यानी जो सेमनीफेरस टिब्यूल्स होते हैं उनके बाहर जो स्थान होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतराली अवकाश कहते हैं। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती हैं इम्यूनोलॉजिकल कम्पिटेंट सेल्स और दूसरी होती हैं लीडिंग सेल्स। ये क्या करती हैं, प्रतिरक्षा करती हैं। वहीं लीडिंग सेल्स क्या करती हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स या नर लिंग हार्मोन्स, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन का स्त्राव करती हैं लीडिंग सेल्स या फिर लीडिंग कोशिका। वहीं यदि हम बात करें ये जो हमारी सर्टोली सेल्स होती हैं, 2N होती है भी, और सर्टोली सेल्स क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पर्म या शुक्राणु के लिए, इसीलिए इनको नर्स सेल भी बोला जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं एक्सेसरी डक्ट या सहायक कोशिकाओं, सहायक वाहिका नलिकाओं की। सहायक नलिकाएं कौन कौन सी होती हैं, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। नलिकाओं में एक होती है हमारी वृषण जालिका, एक होती है शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका के बाद होती है अधिवृषण वृषण जालिका, रेटिटेस्टिस, शुक्रवाहिका, वासा एफ्रेंशिया, उसके बाद वृषण एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनी, वासा डेफरेंस, और उसके बाद होता है यूरेथ्रा या फिर मूत्रमार्ग। और वहीं यदि बात करें एपिडिडाइमिस या अधिवृषण के 3 भाग होते हैं। ऊपरी भाग होता है कैपुट, और उसके बाद होता है कॉर्पस, और सबसे लास्ट भाग होता है इसका पुच्ची भाग कॉर्डा। लास्ट भाग होता है कॉर्डा। आगे देखते हैं। अगर हम सीक्वेंस की बात करें, इनकी जो वाहिकाएं होती हैं उनके सीक्वेंस की, तो सबसे पहले सेमनीफेरस टिब्यूल्स, उसके बाद रेटिटेस्टिस के बाद आती है हमारी वासा एफ्रेंसिया के बाद एपिडिडाइमिस। ये क्या होती है, हाईली क्वाइल्ड होती है। एपिडिडाइमिस के बाद आती है हमारी वासा डेफरेंस। ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखनी है, वासा डेफरेंस। और यदि हम बात करें जो हमारा टेस्टिस होता है, उस टेस्टिस के बाहर सबसे पहली जो मैं कह सकते हैं वाहिका होती है वो कौन सी होती है, ये तीनों तो हमारी टेस्टिस के अंदर ही रहती हैं। उसके बाद ये जो एपिडिडाइमिस है, ये वाली जो नलिका है, ये जो वाहिका है, ये सबसे पहले बाहर हमें दिखाई देती है वृषण के बाहर। और उसके बाद वासा एफ्रेंसिया क्या होता है, ये वासा एफ्रेंसिया असेंडिंग इनटू एब्डोमिनल कैविटी एंड लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करती है, आरोहित होकर मूत्राशय के ऊपर क्या बनाती है, लूप बनाती है। यानी कि इस प्रकार से आप इसको देख पाएंगे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आप देख पाएंगे ये जो वासा एफ्रेंसी ये वाली है, ये ऊपर को जाके इस प्रकार से मूत्राशय के ऊपर से एक लूप बनाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। वहीं यदि हम बात करें तो यहाँ से सेमनीफेरस टिब्यूल्स हैं। सेमनीफेरस टिब्यूल्स आगे थोड़ी सी बढ़कर किसमें, रेटिटेस्टिस में कुंडलित हो रही है। रेटिटेस्टिस के बाद वासा एफ्रेंशिया, और वासा एफ्रेंशिया फिर यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये हमारा एपिडिडाइमिस के बाद ये जो नलिका है परिवर्तित होती है वास डेफरेंस में। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे अब हम बात कर लेते हैं इसके डायग्राम की। जो वृषण है उसका डायग्राम हम यहाँ लेकर आए हैं। तो डायग्राम आप देख पाएंगे कि इस डायग्राम में यदि हम बात करें, सेमनीफेरस टिब्यूल्स हैं ये हमारी सेमनीफेरस टिब्यूल्स, और ये 1 से 3 अति कुंडलित होती हैं। और इसमें यदि हम बात करें, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर ये जो जालिका के समान स्ट्रक्चर, इसको रेटिटेस्टिस कहते हैं। रेटिटेस्टिस की यदि हम बात करें, रेटिटेस्टिस के बाद ये वाला जो भाग है, ये पूरा ये हमारा कहलाता है एपिडिडाइमिस यहाँ तक। और इस एपिडिडाइमिस के 3 भाग हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था, कैपुट और कॉर्पस के बाद एक ये लास्ट वाला भाग है पुच्ची भाग होता है, ये होता है कॉर्डा। ये क्या है, कॉर्डा। और
ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे बास डेफरेंस। बास डेफरेंस जो क्या होती है, आरोहित होकर मूत्राशय के ऊपर लूप बनाती है। तो चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं। बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की या फिर जनन ग्रंथियों की बात करने वाले हैं। तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कितनी होती हैं? 3 होती हैं। इसमें 3 प्रकार की रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती हैं। एक होती है सेमिनल वेसाइकल्स, शुक्राशय, और इनकी संख्या होती है पेयर, 1 पेयर, यानी एक जोड़ी ये होती हैं। और इनकी यदि हम बात करें थोड़ा ज़्यादा सिक्रीशन करती हैं, थोड़ा ज़्यादा क्या करती हैं? सिक्रीशन करती हैं। लगभग 80% सिक्रीशन इसी का होता है। जो हमारा वीर्य होता है या सीमेन होता है उसमें 80% सिक्रीशन इसी का होता है। उसके बाद यदि हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, यानी केवल एक होती है ये, और 25 से 30% सिक्रीशन करती है। बल्बो यूरिथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड, इनकी संख्या भी क्या होती है? पेयर में होती है। और इनका जो स्त्राव होता है वो एल्कलाइन फ्लूइड, जो क्या होता है? पेनिस को सॉफ्ट या लुब्रिकेशन में, पेनिस के लुब्रिकेशन में सहायक होता है, पेनिस को सॉफ्ट बनाता है। बल्बो यूरिथ्रल या कॉर्पस ग्लैंड का जो स्त्राव होता है वो। वहीं आगे हम देख लेते हैं तीनों ग्रंथियों का स्त्राव। ये जो तीनों ग्रंथियां होती हैं इन तीनों ग्रंथियों का स्त्राव कहलाता है सेमिनल प्लाज्मा। इसमें क्या क्या होता है? फ्रक्टोज होता है जो क्या करता है? एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी से क्या कहते हैं हम, जो हमारे सेल्स होते हैं उसको पोषण मिलता है, स्पर्म को पोषण मिलता है, मतलब पोषण में ये हेल्प करते हैं कुल मिलाकर। और उसके बाद यदि हम बात करें प्रोस्टेट, ये प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है। इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स के अलावा फॉस्फेट होते हैं, कैल्शियम होते हैं, सिट्रिक एसिड होते हैं, ये सब इसमें पाए जाते हैं कि इसमें सेमिनल प्लाज्मा में। वहीं यदि हम आगे देखें सीमेन की, यदि हम बात करें सीमेन की स्पेलिंग हो जाएगी SEMEN, इसमें गलत हो गई है तो आप इसको सही कर लें। सीमेन बराबर स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड या सेमिनल प्लाज्मा जो अभी हमने बात करी, शुक्रिय द्रव और स्पर्म शुक्राणु मिलकर ये सीमेन कहलाते हैं या फिर वीर्य कहलाते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे कुछ हमने। तो इसमें क्या है कि औसतन सीमेन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म या शुक्राणु प्रेजेंट होते हैं। वहीं हम यदि स्पर्म या शुक्राणु के पाथवे की बात करें तो शुक्र जनन नलिका और शुक्र जनन नलिका के बाद शुक्र जनन नलिका सेमनीफेरस टिब्यूल्स, उसके बाद वृषण जालिका रेटिटेस्टी के बाद बासा एफ्रेंशिया एपिडिडाइमिस के बाद आती है हमारी शुक्र वाहिनी या जिसको हम कहते हैं बासा डेफरेंस। और ये आगे चलकर क्या होती है? आरोहित होकर मूत्राशय के ऊपर लूप बनाती है, मूत्र मार्ग से जाकर क्या होती है? ये मिलती है। इस प्रकार से ये क्या है हमारा, इसका पाथवे दे रखा है किसका? शुक्राणु का। आगे देखते हैं इस पाथवे को और समझ लेते हैं। टेस्टिस में सेमनीफेरस टिब्यूल्स होंगे 250 से, उसके बाद सेमनीफेरस टिब्यूल्स में 1 से 3 अति कुंडलित मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगी 200 से 250। उसके बाद उसमें 1 से 3 अति कुंडलित सेमनीफेरस टिब्यूल्स होंगी। सेमनीफेरस टिब्यूल्स आगे चलकर रेटिटेस्टी बनाएंगी, रेटिटेस्टिड आगे चलकर वासा एफ्रेंसिया के बाद एपिडिडाइमिस के बाद आएगा हमारा बासा डेफरेंस के बाद एजुकुलेटरी डक्ट, या हम कह सकते हैं कि स्खलन वाहिनी, और फिर यूरिथ्रा के बाद यदि हम बात करें यूरिथ्रल मीटस, यानी उसका जो अगला भाग है वो वहाँ पर आएगा। इस प्रकार से जो हमारा शुक्राणु है उसका पाथवे होता है। इस प्रकार से पाथवे भी आपको ध्यान रखना है। लेते हैं हम बाह्य जननांग की। जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो बाह्य जननांग या फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया। बाह्य जननांग की यदि बात करें तो ह्यूमन मेल में या हम कह सकते हैं पुरुष में पेनिस जो होता है, पेनिस सेशन जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है? बाह्य जननांग के रूप में कार्य करता है। और ये क्या होता है? एनलार्ज पार्ट होता है, फूला हुआ भाग होता है। इसका जो फूला हुआ भाग होता है उसको ग्लांस पेनिस कहते हैं। ग्लांस पेनिस या अग्रछद बोला जाता है। ग्लांस पेनिस त्वचा से ढका रहता है, इसको फोर स्किन या अग्रछद कहते हैं। ग्लांस पेनिस और ये त्वचा से ढका रहता है, इसको अग्रछद या फिर फोरस्किन कहते हैं। और ये क्या करता है? ये स्पर्म को या शुक्राणु को हम कह सकते हैं पहुंचाता है वेजाइना तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने बात करी थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कंप्लीट वीडियो है ये। और यदि आप ऐसी वीडियो और प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हम बायोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो लगातार ला रहे हैं, चाहे आप बीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमएससी की या फिर 12th की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यदि आप ये नोट्स PDF हमें प्राप्त करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमें टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी सिग्नलिंग के नाम से, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।